नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके पहले 1.1 पूरी बताई जा चुकी है। तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के दी गई लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जान लेना आवश्यक है। तो वो जैसे चीज़ें क्या हैं, तो देखिए, जैसे एक्सरसाइज 1.2 से संबंधित है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या होती है, इसका प्रयोग आएगा। तो देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है, यानी पूर्णांकों का जो गुणन होगा उसी से रिलेटेड है। तो इसके लिए जो एक स्टेटमेंट है, कथन है, वो क्या है, वो देखिए। कह रहे प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। यानी इसका जो कथन है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार कोई भी हमें भाज्य संख्या दी गई है तो उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसका मेन पर्पज ये है। तो अब जैसे देख लेते हैं उदाहरण। जैसे हमने लिखा 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 गुणा 2 अभाज्य संख्याओं के रूप में हो गए। इसी प्रकार से 6 को लिखा 2 गुणा 3, 8 को लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये इनके गुणनखंड हो रहे हैं। ठीक है, तो यही हो गए अभाज्य गुणनखंड। और देखिए, यहाँ पर एक शब्द आया जैसे अद्वितीय। तो अद्वितीय शब्द से क्या तात्पर्य है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि अद्वितीय शब्द जो है इसका तात्पर्य यह है कि इसके जो गुणनखंड हैं उनको चाहे जिस प्रकार से भी लिखें वो यूनिक रहेंगे, वो नहीं बदलेंगे। जैसे इसको चाहे हम आरोही में लिखें, जैसे ये 2 6 को है, ठीक है, 6 को हम चाहे 3 गुणा 2 लिखें तो भी तो वही संख्याएँ आएँ, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी ये अद्वितीय है। तो अद्वितीय का मतलब भी समझ गए। और देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण प्रमेय, और तो वो भी हमने लिख रखी है क्योंकि समय बचाना है। तो एक महत्वपूर्ण प्रमेय, यदि a धनात्मक पूर्णांक है तथा p एक अभाज्य संख्या है, इस प्रकार है कि p a स्क्वायर को भी विभाजित करता है। यानी a एक कोई धनात्मक पूर्णांक है और p एक अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या जैसे 2 3 वगैरह वगैरह अभाज्य संख्या, तब p a को विभाजित करता है। यानी जो p होगा, ठीक है, a को विभाजित करेगा। जैसे 5, अब उदाहरण के तौर पर ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे 5 10 को के वर्ग को विभाजित करता है, यानी 5 संख्या हमने ली, वो 10 के वर्ग को विभाजित करेगा। तो यहाँ देखिए 10 का वर्ग क्या होगा, 100। तो हमने लिख लिया 10 भाजक 5। तो 5 10 को भी विभाजित करेगा, तो आप देख सकते हैं, यानी 10 बाई अगर हम 5 करें तो 2 आता है। तो यही मतलब है, यानी वो जब किसी संख्या के वर्ग को डिवाइड करेगा तो उस संख्या को भी वो डिवाइड करेगा। ठीक है, जो भी अभाज्य संख्या होगी, तो ये समझ लेना है। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के प्रयोग, तो इसका मेन प्रयोग बस धनात्मक पूर्णांकों के HCF व LCM निकालने में किया जाता है। तो बाकी चीज़ें जो आएंगे तो सवालों में हम बताते चलेंगे। तो बस अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताते चल रहे हैं, जब भी हमें 2 संख्याएं दी हों, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है माँ सा इंटू लासा। तो ये ध्यान रखना है, ये फार्मूला है, सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला है। तो जब भी 2 संख्याएं दी हों, उनका गुणनफल जो होगा वो उनके मासा और लासा के बराबर होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो उसका देखते हैं पहला सवाल। तो देखिए, पहला सवाल दिए हैं, कह रहे यदि HCF ऑफ 26, 169 इज इक्वल टू 13, तब LCM 26, 169 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है। तो हल करने के लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे जो हमें दिया गया है। हल में हमें दिया क्या है, HCF
ऑफ 26,169 इज इक्वल टू 13। ठीक है, ये दे रखा है। तो फाइंड क्या करना है, एलसीएम ऑफ यानी 26,169 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दिया, क्योंकि यही चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए, बस अभी जो फार्मूला लिखा था वो फार्मूला लगा देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM इंटू HCF। ठीक है, चाहे HCF पहले लिख लो या LCM, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में है, सब चलता है। अब दो संख्याएं कौन होंगी, संख्याएं यही 26,169 ही होगी। अच्छा, ये केवल दो ही संख्याओं पर अप्लाई होगा, सोचें कि इससे ज़्यादा पर अप्लाई हो जाए तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम दो संख्याएं लिख लेते हैं। 26 इंटू 169 इज इक्वल टू LCM। LCM कितना है नहीं पता, तो LCM इंटू HCF है 13 कर दिया। अब देखो ये 13 जो है इसके डिवाइड में आ जाएगी, तो यहाँ से इसको ला रहा है, तो 26 इंटू 169 इज इक्वल टू LCM बचा, और अपान में ये 13 उधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आ गया डिवाइड में, डिवाइड कर देते हैं। तो इसको काटें चाहें इसको, तो हम 26 को ही काटे लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। तो 13 दूना 26। ठीक है, तो 2 इंटू 169 इज इक्वल टू LCM, तो गुणा करा दो, 2 9 18, 2 छंग 12, 1 13, 2 एकम 2, 1 3 बराबर LCM। तो LCM आ गया यही 338। ये हो गया इस सवाल का आंसर। ठीक, तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला नंबर दिए, कह रहे दो संख्याओं का HCF 16 तथा गुणनफल 30 72 है, उनका LCM ज्ञात कीजिए। सेम चीज़ पूछी गई है, तो हम लिख लेते हैं जो दिया है, HCF बराबर कितना है 16 तथा दो संख्याओं का गुणनफल है, ये संख्याओं का गुणनफल बराबर 30 72। ठीक है, और पूछा क्या गया है, LCM बराबर क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से लिख लेना है। अब फार्मूला जो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, वही लगा देते हैं। लिख रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, तो रख दो, ये देखो दो संख्याओं का गुणनफल दिए हैं 30 72 बराबर HCF है 16 इंटू LCM। तो LCM को इधर लाते हैं, यानी 16 इधर गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, तो 30 72 बटे 16 इज इक्वल टू दिख रहा है। ठीक है, LCM अब 16 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जाएगा, चलो इधर इम्प्लाइज करके लिखे दे रहे, LCM बराबर ये आ जाएगा 192। ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे तो 192 टाइम जाएगा, तो यही होगा इसका आंसर। ठीक, तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है 144 के भाज्य गुणनखंड में 2 की घात ज्ञात कीजिए। यानी 144 के हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर घात देखनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, चल रहा है हाँ 144। ठीक, अब इसको थोड़ा इधर करके हम काटे लेते हैं 144, और 2 के हमें घात ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 2 से 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम
दो दो तियाँ 6, एक बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 नवा 18। ठीक है, अब ये तो कटेगा 3 से, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब ये जो आया 144, ठीक है, ये क्या हुआ आया, कै बार में कटा, देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 बार 2 है, गुणा है 3 गुणा 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4 यानी 4 गुणा 3 की घात 2। अब हमें क्या बताना था, 2 की घात ज्ञात कीजिए। तो हम बस लिख सकते हैं अतः 2 की घात बराबर 4। बस यही हो गया इस सवाल का उत्तर। अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला नंबर दिए हैं, कह रहा है संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए, यानी 196 है, उनकी घातों का योग करना है। तो हमारा सबसे पहला काम 196 के जो हैं उसके गुणनखंड करने ही होंगे, कर लेते हैं भाई। 196, ओह चलो इधर डाल देते हैं हल, ठीक है। 196 अब इसको काट लेते हैं 2 से। सम संख्या है, 2 से कटेगी, कोई भी सम संख्या हो 2 से कटेगी। तो 2 नमा 18, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 नमा 18। अब 2 से नहीं कटेगा, कटेगा 7 से, तो 7 सत्ते 49, फिर 7 से 7 एकम 7। अब सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम लिख लेते हैं 196 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 गुणा 2 और गुणा 7 गुणा 7। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 7 की घात 2, ठीक है। तो घातों का योग बराबर, यानी घातों का योग पूछा है, तो घातों का योग दिख नहीं रहा, अब दिखेगा। घातों का योग बराबर, यानी घातों का योग, देखिए इसकी घात 2 इसकी भी घात 2, तो 2 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। यही हो गया इसका उत्तर। अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखते हैं पाँचवा नंबर देखिए कह रहा है यदि a व 18 का एलसीएम 36 तथा एचसीएफ 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें जो दिए हैं वो लिख लेते हैं। तो ये 2 संख्याएं ये तो हुई, तो हम लिख लेते हैं 2 संख्याएं। संख्याएं बराबर a, 18 हो गया, और एलसीएम दिए हैं, एलसीएम बराबर 36 और एचसीएफ बराबर 2 है ना। जो चीज़ दिए हैं लिख लेते हैं। तो कर a का मान ज्ञात कीजिए, यानी a बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम बस अपना फार्मूला लगा देंगे, क्या होता है 2 संख्याओं का गुणन फल बराबर होता है HCF इंटू LCM, ठीक है। तो 2 संख्याओं का संख्याएँ हैं, देखिए गुणनफल नहीं दिया तो संख्याएं कौन है वो लिख लेते हैं। a इंटू 18 बराबर HCF कितना है 2, LCM कितना है 36। अब यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करना है, तो a 18 को इधर भेज देते हैं। 2 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 18, 18 का 18 2 36। तो a बराबर आ गया 2 गुणा 2, यानी a बराबर 2 दूना 4। यही हो गया इस सवाल का उत्तर। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए ये नंबर जो है 6वां कह रहा है यदि p व q धनात्मक पूर्णांक किस प्रकार हैं कि p बराबर AB स्क्वायर, q बराबर a स्क्वायर b, जहाँ a व b अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम आप p, q का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें p और q का एलसीएम ज्ञात करना है। इतना तो बात समझ में आ गई। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो चीज़ हमें दी गई है,
दिया है ना। क्या दिया है देखिए, दिया है p बराबर कितना दिया है, a b स्क्वायर। तो इसको हम फर्दर थोड़ा और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a इंटू बी इंटू बी। ठीक, लिख लिया। और देखो q बराबर दिए हैं, दिखता है, हाँ थोड़ा चलो अब दिखेगा। q बराबर a स्क्वायर b दिए हैं, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू बी। तो कह रहा है जहाँ a व b अभाज्य संख्या है तब एलसीएम ज्ञात करना है p व q का। ठीक, तो हम लिख लेंगे, इसलिए HCF p q इक्वल टू, देखिए HCF क्या होता है, जो सब में मिल रहा हो और कम बार मिल रहा हो वो HCF होता है। तो देखिए A क्या मिल रहा है सब में, हाँ इसमें भी है। अब B और A इसमें 2 बार है तो एक बार मिला तो एक बार लिख लिया। B देखो इसमें भी है इसमें भी है, तो इंटू B, यानी तो ये क्या आ जाएगा AB। बस यही AB हो गया इसका उत्तर। ठीक है, लेकिन यहाँ बात करिए LCM की, तो हम LCM न लिख करके तो देखिए LCM में क्या होता है, LCM में जो सब में मिल रहा हो और ज़्यादा बार मिल रहा हो वो लिखा जाता है, जो और जो ना भी मिले वो भी लिखा जाता है। तो जैसे A मिल रहा है एक बार लिख लिया, फिर देखते हैं इसमें भी A है यानी नहीं उसमें है तो A फिर लिख लेंगे। B इसमें 2 बार है यानी 2 बार। ठीक है, तो A इंटू ए स्क्वायर और B इंटू बी स्क्वायर, ये LCM हो जाएगा। तो HCF को ध्यान ना देना, LCM ने पूछा है तो LCM निकालेंगे। तो 7वां सवाल देखिए, कह रहा है वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित है। यानी 1 से 10 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित है, यानी वह हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। तो एक बात ध्यान रखना, जब छोटी से छोटी पूछे तो मान के चलिए कि LCM पूछा गया है, बड़ी से बड़ी का है तो HCF। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करें, 1 से 10 के बीच सभी प्राकृत संख्याएं निकाल लें। तो 1 से 10 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो 1 बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। 2 बराबर 2 इंटू 2, 3 बराबर 3 इंटू 3, ओ माई गॉड, ये भी 1 इंटू 2 होगा, ये 1 इंटू 3, और 4 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2। 5 इक्वल टू, ये 5 है इंटू 1, चाहे 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1 लिखें सेम है। 6 के 3 इंटू 2, 7 के 7 इंटू 1, 8 के 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के बाद 9 के 3 इंटू 3, और 10, 1 व 10 तथा इनके बीच है ना, तो हमें 10 के भी लिखना है, 10 के हो जाएंगे 2 इंटू 5। ठीक, तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब कहा है वह छोटी छोटी संख्या, यानी इस बस हमें अब क्या करना है, LCM लिख लेना है। इसलिए LCM इक्वल टू, LCM में क्या होता है, सब में मिले यानी कुछ छोड़ना नहीं है। तो देखो हम लिखते चले जाएंगे, 2, तो यहाँ पर देखिए 2 मिला इंटू फिर ये 2, फिर 2, 3 बार, यानी 2 सबसे ज़्यादा बार, जो ज़्यादा बार मिले वही लिखना होता है LCM में, जो ना भी मिले वो भी लिख लो। अब 2 देखिए है ना, 3 बार सबसे ज़्यादा। अब 3 देखो अधिकतम 2 बार है तो लिखेंगे 3 गुणा 3। अब 4 नहीं है ना, अब आते हैं 3 के बाद 5 पर,
क्योंकि 4 भाज्य संख्या होती है 5, 5 एक बार है इंटू 7 इंटू, अब क्या 7 ही है, इसके बाद 8 आएगा, भाज्य हो जाएगा, तो ठीक है। तो इन सब का गुणा आ जाएगा टोटल 25, 20, आप गुणा करके देख सकते हैं। तो यानी एलसीएम इनका वही हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो हम चाहें तो लिख सकते हैं, अतः वह बड़ी से नहीं, वह निम्नतम संख्या 25, 20 है। तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल कह रहा है कि 8वां सवाल है, 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5 तथा 2 की घात 4 गुणा 5 गुणा 7 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अब देखो एलसीएम ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। तो ये है जो 2 की घात 3 गुणा 5 बराबर, इसके पूरे फैक्टर कर लेते हैं, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। और इसको लिख लो 2 की घात 4 गुणा 5 गुणा 7 बराबर, तो 2 की घात 4 यानी 2 4 बार है, लिख लिया 4 बार, और 5 गुणा 7। तो अब एलसीएम पूछा गया है, तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो सब में मिल रहा हो पहले वो लिख लो। देखो 1 2 3 बार 2 मिल रहा है, ठीक है, और एक बार इसमें 2 और है, इसमें कितने बार लिखे, यहाँ गुणा का साइन है, ठीक। तो इसमें 4 बार है, यानी ये भी 2 आ जाएगा, यानी ज़्यादा बार। अब देखो 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 3 नहीं मिला, तो 3 भी लिख लिए। इसमें 5 है, 5 इसमें भी एक है, तो 5 लिख लिए, और 7 इसमें है, उसमें नहीं है, तो 7 भी लिखना पड़ेगा, ठीक। सब कुछ हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, इनका गुणा करा देते हैं। तो जब गुणा कराएंगे तो टोटल आ जाएगा 1680, ठीक है। यही इस सवाल का हो गया आंसर। आप गुणा करा के देख सकते हैं। देखिए 4 दूना 8, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 48, और 48 इंटू 35 करवा देना, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। तो 9वां सवाल कह रहा है, 2 संख्याओं का एचसीएफ 27 तथा एलसीएम 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे दूसरी संख्या पूछी गई है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया है। अरे हमें तो लिखना था हल, चलो कोई बात नहीं। एचसीएफ इक्वल टू 27, एलसीएम इक्वल टू 162, और एक संख्या दी गई है, एक संख्या बराबर 54 है, 54 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या पूछी गई है, दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला क्या पढ़ा हमने, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ को हिंदी में मासा और एलसीएम को लासा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो 2 संख्याएं कौन है, यानी होगी हमारी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो बराबर यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जाएगा। तो पहली संख्या यानी एक संख्या हमें दे रखे हैं, तो हम लिख देते हैं 54 इंटू दूसरी संख्या पूछी गई है बराबर एचसीएफ है 27 इंटू एलसीएम है 162, तो 54 बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, दूसरी संख्या बराबर 27 इंटू 162 है ना, 54 गुणा में, तो इधर बटे में आएगा, यानी 54। अब देखो 27 से कम 27, 27 दूना 54, ये कटा। अब 2 से इसको काट दें, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो दूसरी संख्या क्या आ गई,
बराबर 81। यही हो गया इस सवाल का उत्तर। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल। तो ये कह रहा है दो संख्याओं का HCF 23 तथा LCM 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम पहले वाली की तरह है, बस संख्याएं थोड़ी बड़ी पड़ गई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें जो दिया है वही लिख लेते हैं। सवाल नंबर 10वां है। हल में हमें दिए HCF बराबर 23 और दिए हैं तथा LCM, यानी इसको लिख लो LCM बराबर 1449 और एक संख्या बराबर 161 और दूसरी संख्या पूछी गई है, तो हम लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बस लगा दो फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, तो दो संख्याएं, एक ये हो गई, यानी चलो अब कि हम फार्मूला तो लगा ही चुके हैं, सीधे पहली संख्या कौन होगी, चलो लिख ही देते हैं, एक संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो HCF कितना है 23, एक संख्या देखो 161 है, तो इसके स्थान पर हमने रख दिया 161। दूसरी संख्या पूछी गई तो उसको ऐसे ही लिखे रहो, दूसरी संख्या HCF है 23 इंटू LCM है 1449। अब 161 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आएगा, तो इधर बचेगा दूसरी संख्या, ये दूसरी लिखा है, बराबर 23 इंटू 1449 बटे 161। ठीक है, अब इसको भाग दे देते हैं। तो जब आप 161 से 1449 में भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 9 बार। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे 23 गुणा, इसको काट लेंगे, 9 बार जाएगा गुणा 9, तो 23 गुणा 9 बराबर आ जाएगा 260। ठीक है, 9 त्रिक 27 और 9 दूना 18 2 20 है ना। तो बस यही आ गई दूसरी संख्या। तो ये सवाल हो गया। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। तो अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 कक्षा 10 बालाजी प्रकाशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं इस एक्सरसाइज का पहला भाग बना चुका हूं, तो जिसमें सवाल नंबर 10 तक बताए जा चुके हैं। तो उस वीडियो की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए